हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जूलॉजी 133 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को मैंने एनालाइज़ किया है और उसके बेसिस पे मैं आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो रिपीट हुए हैं हर साल। उनके ही आंसर्स मैं आपको समझाऊँगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। तो ये आपका कोड है BZYCT 133, कंपैरेटिव एनाटमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इसका टाइटल है। इसमें मैं आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और उनके आंसर्स भी समझाऊंगी। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में इनके क्वेश्चंस बताए थे, बट आपकी डिमांड थी इनके आंसर्स भी आपको जानना है। तो स्टार्ट करते हैं इनके आंसर्स के साथ। पहले आप लोग देख लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑलवेज कंपलसरी फॉर ऑल। जो भी क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो सभी स्टूडेंट के लिए करना कंपलसरी होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 कभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। मोस्ट प्रॉबेबली वो ट्रू फॉल्स डेफिनेशन, कोई टर्म्स दे देंगे आपको, उनकी डेफिनेशन लिखनी होगी, फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप में, या फिर मैच दी फॉलोइंग होगा, जो कि आपको करके ही आना है। अगर नहीं आता तो आप तुक्का लगा के आइए, छोड़ के नहीं आना है आपको, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको मार्क्स मिल जाएगा अगर आपका ठीक हुआ तो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप है। क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट प्रॉबेबली डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स आता है। आपको 2 टर्म्स दे दी जाएंगी, उन 2 टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएट लिखना है। जैसे कि इसमें दे रखा है स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स। मैमल के अंदर 2 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट, सेबेशियस ग्लैंड। इन ग्लैंड्स के बीच में डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस लिखने की मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप क्या है, यहाँ आप लिखेंगे स्वेट ग्लैंड, यहाँ लिखेंगे आप सेबेशियस ग्लैंड, और बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसका फर्स्ट डिफरेंस और यहाँ पे इसका फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, ऐसे करेंगे तो ईजिली मार्क्स आपको मिलते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पता होना चाहिए कि 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 50 मार्क्स का टोटल आपको करना होता है। 50 में से आपको मिनिमम 18 चाहिए पास होने के लिए। अगर 17 भी आपके हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो 18 आप ले ही आएंगे, इसलिए आप छोड़ के मत आइएगा, कुछ ना कुछ लिख के आइएगा अपना जो रिलेटिव हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म्स। इसमें आपको कुछ टर्म्स दिए हैं, पेयर ऑफ टर्म्स दिए हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट लिखना है, ठीक है। पहला टर्म है हमारा स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स। मैमल के अंदर स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती हैं, उन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो लिखना है आपको, ठीक है। वैसे ही लिखेंगे आप, बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करके स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। हेडिंग डालेंगे पहले, द डिफरेंशिएट बिटवीन द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड ऑफ मैमल्स। The sweat glands are responsible for producing sweat, which is a watery fluid that helps regulate body temperature by evaporating फ्रॉम द स्किन सरफेस। स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्वेट मतलब पसीने को प्रोड्यूस करते हैं। पसीना क्या है, एक टाइप का वाटरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता है कि ये स्वेट को क्रिएट करता है बॉडी के ऊपर, और वो बॉडी से इवेपोरेट होता है तो हमारी स्किन पे ठंडा सा लगता है। तो इस तरीके से ये स्वेट ग्लैंड हमें टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। सेबेशियस ग्लैंड on the other hand produces an oily substance called sebum that help keep the skin and hair lubricated and moisturized। दूसरी तरफ जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड है वो ऑयल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है। वो स्वेट कर रहा था बट ये ऑयल लाइक सब्सटेंस क्रिएट करती है जिसको सेबेशम बोलते हैं, जो क्या करता है हमारी स्किन हेयर को ल्यूब्रिकेट करके रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है। ये ज़्यादातर हेयर या स्किन पे पाई जाती हैं, उनको ल्यूब्रिकेट करने का और मॉइस्चराइज रखने का काम सेबेशियस ग्लैंड का होता है, ठीक है। तो दोनों में मेन डिफरेंस ये हो गया कि आपको पता होना चाहिए दोनों किस टाइप की ग्लैंड्स हैं। एक मिनट। स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी बट आर स्पेशली कंसनट्रेटेड इन द एरिया लाइक आर्मपिट्स एंड पाम ऑफ द हैंड्स। स्वेट ग्लैंड आपको पता है कि पूरी बॉडी में पाया जाता है, हर जगह से आपको स्वेट प्रोड्यूस होता है, बट कुछ जगह पे कंसनट्रेटेड होता है जहाँ पे ज़्यादा स्वेट आता है, जैसे कि आपका आर्मपिट बगल में, आपके अंडर आर्म्स में, और पाम जो आपकी हथेलियां हैं वहाँ पे ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पसीना आता है। सेबेशियस ग्लैंड आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑन द फेस, स्कैल्प एंड अपर बॉडी पार्ट। सेबेशियस ग्लैंड जो कि होती हैं वो मोस्ट प्रॉबेबली होती हैं आपकी फेस के पास, स्कैल्प के पास जो कि आपका सर हो गया, और बॉडी के ऊपर अपर बॉडी पार्ट में होती हैं, क्योंकि ये मॉइस्चर प्रदान कर रही हैं, मॉइस्चराइज रह सके आपकी बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, स्वेट ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ एक्राइन एंड एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये 2 टाइप की ग्लैंड से मिलकर बनी होती हैं, जो कि है एक्राइन और एपोक्राइन ग्लैंड।
Eccrine glands are produced odorless sweat that is composed of mostly of the water and salt. जो एक्रोकाइन ग्लैंड होती है वो ऑर्डरलेस स्वेट को प्रोड्यूस करती है, मतलब उसमें स्मेल नहीं होगी, बिना स्मेल का आपका पसीना होगा, जो कि मोस्टली किससे कंपोज्ड होता है, वाटर और सॉल्ट से मिलकर बना होता है वो पसीना, इसीलिए उसमें कोई स्मेल नहीं होती. While apocrine glands produces thicker sweat that contains protein and other substance that bacteria can break down, leading our body odor. क्या है, जो दूसरी तरफ एपोक्राइन ग्लैंड है वो ज़्यादातर थिक मोटा टाइप का पसीना को क्रिएट करती है, जिसके अंदर सब्सटेंस होते हैं जिसमें कुछ बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं, तो उसमें ऑर्डरलेस नहीं, ऑर्डर के साथ स्मेल आती है, मतलब स्मेल आएगी उस पसीने में. एपोक्राइन का जो भी पसीना आपका प्रोड्यूस करेगी एपोक्राइन ग्लैंड, उसमें पसीने में स्मेल आएगी. एक्रोक्राइन में स्मेल नहीं आएगी और वो मेनली वाटर और सॉल्ट से मिलके बना होगा, जो कि एक ज़्यादा उसमें थिकर स्वेट नहीं होगा, लाइट होगा. ठीक है, तो ये इनका मेन डिफरेंस था. नेक्स्ट है sebaceous gland on the other hand produces sebum that is made up of fatty acids, triglycerides and other lipids. जो कि जबकि sebaceous gland है वो मेनली प्रोड्यूस करती है सीबम को, जो कि बना होता है फैटी एसिड से, ट्राइग्लिसराइड और डिफरेंट टाइप के लिपिड से मिलके बना होता है. ठीक है, ये इनका मेन डिफरेंस था. नेक्स्ट है हमारे पास रॉड एंड कॉन सेल्स ऑफ रेटिना. रेटिना के अंदर दो टाइप के सेल पाए जाते हैं, रॉड और कॉन. इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है आपको. हेडिंग डालेंगे द डिफरेंस बिटवीन दी रॉड एंड कॉन सेल्स ऑफ रेटिना. सबसे पहले आप रेटिना को डिफाइन करेंगे. रेटिना क्या है? द रेटिना इज अ पार्ट ऑफ अवर आई दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ सेंसिंग लाइट एंड सेंडिंग सिग्नल्स टू अवर ब्रेन. एंड विद इन द रेटिना वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, रॉड्स एंड कॉन. सबसे पहले आप रेटिना को डिफाइन करेंगे. तो रेटिना क्या है? एक हमारी आई का पार्ट है, आँख के अंदर एक पार्ट होता है जिसको रेटिना बोलते हैं. इसका काम क्या है कि लाइट को सेंसिंग करती है, लाइट की सेंसेशन को पता लगाती है और हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता है कि कैसे लाइट हमें दिखाई देगी. एंड रेटिना हैव द टू टाइप ऑफ सेल्स, रॉड एंड कॉन्स. रेटिना के पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड एंड कॉन्स. Rods are the more sensitive to the light and are responsible for our ability to see in low conditions. रॉड जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइट की तरफ, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ताकि हम लाइट कंडीशन जहाँ पे कम लाइट है वहाँ भी हम लोग देख सकें. तो रॉड का काम ही होता है कि ये हमें कम लाइट वाली जगह पर भी हमें ठीक से देखने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है. दे आर ऑल्सो मोर नम्बरियस than cones, which are about 20 times as many rods as cones in our eyes. ये अगर कॉन्स के कंपैरिजन में इनको देखा जाए तो ये उसमें भी ज़्यादा है, क्योंकि 20 टाइम्स ज़्यादा पाई जाती है रॉड्स हमारे आँखों के अंदर. Cones on the other hand are responsible for our ability to see color and details. जो कि कॉन सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल क्या होती है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि डिफरेंट टाइप के जो भी कलर्स हमें दिख रहे हैं हमने आसपास, वो डिटेल्स में हम कॉन सेल्स के द्वारा ही देख पाते हैं. ठीक है, तो रॉड्स का क्या काम था कि वो हमें लाइट एरिया में भी देख सके, मतलब लो लाइट है तो भी हम देख सकते हैं. बट कॉन सेल्स का क्या है, जितने टाइप के कलर होंगे, रेड, ब्लू, पिंक, येलो, जो भी कलर होंगे वो डिटेल्ड कलर आपको दिखाने के लिए हेल्प करेगा, एबिलिटी देगा. They are less sensitive to the light and rods, so they work best in the bright light condition. ये ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, उनसे कम होते हैं रॉड के कंपैरिजन में, इसीलिए ये ब्राइट लाइट कंडीशन में ज़्यादा देख पाते हैं. दे आर द 3 टाइप्स ऑफ कॉन सेल्स भी 3 टाइप के अंदर बटे होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. एंड दे आर वर्क टूगेदर टू गिव अस अ फुल रेंज ऑफ कलर विजन. ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है रेड, ग्रीन, दूसरा होता है, तीसरा होता है हमारा ब्लू. और ये अगर तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो हमें अच्छे से कलर विजन दिखता है, अच्छी रेंज का कलर विजन दिखता है. ठीक है, तो ये इनका मेन डिफरेंस था. नेक्स्ट है हमारा थर्ड, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ऑफ चिक ब्लास्टोडर्म. चिक ब्लास्टोडर्म के अंदर एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को डिफ्रेंशिएट करना है. हेडिंग डालेंगे द एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ऑफ द चिक ब्लास्टोडर्म. पहले हमें पता होना चाहिए ब्लास्टोडर्म क्या है.
The blastoderm is the early stage of development of chick embryo and it's made up of two layers, the epiblast and hypoblast. जो blastoderm होता है वो एक अर्ली स्टेज है चिक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की. चिक का डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें सबसे जो अर्ली स्टेज होती है उसको ब्लास्टोडर्म बोलता है. और ब्लास्टोडर्म दो लेयर से मिलकर बनी होती है, जो कि है एक लेयर हमारी एपीब्लास्ट, दूसरी है हाइपोब्लास्ट. और इन्हीं दोनों लेयर के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है. स्टार्ट करेंगे अब. द नेक्स्ट, द एपीब्लास्ट इज द अपर लेयर ऑफ द सेल एंड इट गिव राइज टू द एम्ब्रियो इटसेल्फ एज वेल एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. जो एपीब्लास्ट होती है वो अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है, और ये क्या करती है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसी को एम्ब्रियो को बनाती है खुद से ही. ठीक है. एज वेल एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को भी डेवलपमेंट के लिए एपीब्लास्ट ही हेल्प करती है, क्योंकि बाहर की एक्सटर्नल लेयर है. दीज मेम्ब्रेन्स इंक्लूडिंग अमोनियन which surrounds the protect that developing embryo and the chorion which allows the gas exchange between the embryo and the outside of the environment. ये क्या है, जो ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर एमेनियन होता है, जो कि एक टाइप की सराउंडिंग लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है एम्ब्रियो को. एम्ब्रियो का प्रोटेक्ट करने का काम होता है एमेनियन का. और ये कोरियन एक लेयर होती है जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है एम्ब्रियो और आउटसाइड एनवायरनमेंट के बीच में. तो ये दो टाइप की और लेयर हैं इसके अंदर. On the other hand, the hypoblast is the lower layer of the cells and it gave rise to the yolk cell. क्या है, जो हाइपोब्लास्ट होती है, हाइपो मीन्स अंदर टाइप में हो गई. तो ये बाहर वाली लेयर वो थी, ये हमारी है अंदर वाली लेयर. ये इनर साइड में होगी, लोअर लेयर होगी, और ये गिव रेस करेगी योक सैक को. वो खुद का ही एम्ब्रियो सैक बना रहा था पूरा, बट ये योक सैक बनाएगा. जो हमारे एग के अंदर जो येलो टाइप का होता है वो योक सैक होता है. योक सैक के डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट लेयर होगी. ठीक है. द योक सैक इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर इट कैन स्टार्ट टू रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड सप्लाई. क्या है, जो योक सैक होता है वो एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो तक न्यूट्रिशन पहुंचाता है, जब तक वो मदर के ब्लड सप्लाई से न्यूट्रिशन नहीं लेने लगे, जब तक योक सैक ही उसको सारे न्यूट्रिशन देता है. ये आपका डिफ्रेंशिएट कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट है हमारा पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन हार्मोन. ये दो टाइप के हार्मोन्स हैं, इन दोनों टाइप के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है. देख लेते हैं आंसर. द डिफरेंस बिटवीन द पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन हार्मोन. पहले हेडिंग डालेंगे. द पैराक्राइन हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय वन सेल एंड एक्ट ऑन नेबरिंग सेल्स. ये क्या है, पैराक्राइन हार्मोन सिक्रीट होते हैं एक सेल द्वारा, और वो सेल जिससे सिक्रीट हो रहे हैं उस पर एक्ट ना करके जो उसके आसपास में नेबरिंग सेल होंगे उन पर एक्ट करेंगे. ठीक है. पैराक्राइन हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं एक सेल के द्वारा, पर वो उन सेल के द्वारा सिक्रीट होते हैं, उन्हीं सेल पर अपना प्रभाव नहीं डालते, बट जो उसके आसपास सेल होंगे उन पर प्रभाव करेंगे. दे डोंट ट्रेवल वेरी फार फ्रॉम देयर सोर्स एंड यूजुअली हैव लोकलाइज्ड इफेक्ट. ये ज़्यादा फार तक नहीं ट्रैवल करते, और जहाँ तक ये रहते हैं वहीं तक लोकलाइज्ड इफेक्ट डालते हैं. एग्जाम्पल ऑफ पैराक्राइन हार्मोन इंक्लूडिंग ग्रोथ फैक्टर एंड साइटोकाइंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं पैराक्राइन हार्मोन का, जिसको ये ग्रोथ फैक्टर को और साइटोकाइंस को एग्जाम्पल है इनके. On the other hand, autocrines hormones are secreted by the cell, act on the same cell that produces them. ये क्या है, दूसरी तरफ जो ऑटोक्राइन हार्मोन है वो एक सेल द्वारा सिक्रीट हो रहे हैं, जिस सेल से सिक्रीट होंगे वो उन्हीं सेल के ऊपर अपना एक्ट करेंगे कि उन सेल में क्या डेवलपमेंट लानी है, जबकि उनमें ये नहीं होता था, वो नेबरिंग सेल के लिए करते थे. दे डो नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन नेबरिंग सेल. जबकि ऑटोक्राइन हार्मोन नेबरिंग सेल के ऊपर नहीं करेंगे, जो उसके आस पड़ोस के सेल होंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे. ये अपने ही सेल को जो इनको प्रोड्यूस कर रहा है, जो इनको सिक्रीट कर रहा है, उन्हीं पर ही करेंगे. एग्जाम्पल ऑफ ऑटोक्राइन हार्मोन इंक्लूडिंग प्रोस्टाग्लैंडियंस एंड सर्टेन इंटरल्यूकेंस. जो इनके एग्जाम्पल हैं वो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडियन एंड इंटरल्यूकेंस. द मेन डिफरेंस बिटवीन The two is the पैराक्राइन हार्मोन एक्ट ऑन दी नियर बाय सेल्स. दोनों के मेन डिफरेंस क्या है कि जो पैराक्राइन हार्मोन होता है वो नियर बाय जो भी उसके आस पड़ोस में सेल होंगे उनके ऊपर अपना प्रभाव डालेगी, जो भी उनमें डेवलपमेंट चाहिए या जो भी उनमें चेंजेस करना है उन पर करेगी. जबकि जो ऑटोक्राइन हार्मोन होता है वो अपने ही सेल्स के ऊपर करता है, जिसके द्वारा ये सिक्रीट होते हैं. ठीक है, तो ये इनका मेन डिफरेंस था. नेक्स्ट है हमारा मेल एंड फीमेल जेनाइटल सिस्टम ऑफ मैमल्स. मैमल के अंदर
मेल और फीमेल के जेनाइटल सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे कैसे उनका जेनाइटल सिस्टम है। द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड द फीमेल जेनाइटल सिस्टम ऑफ मैमल, पहले हेडिंग डालेंगे। लेट स्टार्ट्स विद द मेल सिस्टम, पहले हम मेल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। द मेल जेनाइटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टीज, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये मेल जेनाइटल सिस्टम में कितनी चीज़ें होती हैं? पहले तो उनके सबसे बाहर होगी टेस्टीज, फिर एपिडाइडमिस होती है, वास डिफरेंस होती है, सेमिनल वेसिकल्स होती हैं। ये आप डायग्राम के माध्यम से ज़्यादा अच्छे समझेंगे, बट इसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको डिफरेंस ही लिखना है। तो जो जो उनके पहले मेन पार्ट्स हैं उनको आप देख लीजिएगा, उनको आप लिख दीजिएगा कि ये उनके पार्ट हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा होती है और पेनिस होती है। ठीक है, ये इनके पार्ट्स हैं जेनाइटल सिस्टम के। द टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टीज होती है मेल्स के अंदर, वो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स बनाने का काम टेस्टीज का होता है, और कुछ हार्मोन भी सिक्रिएट करती है, वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। तो दो काम हो गए टेस्टीज के, स्पर्म को प्रोड्यूस करना और टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करना। द स्पर्म देन ट्रैवल थ्रू द एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस टू मिक्स विद द फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड टू द फॉर्म सीमेन। जो स्पर्म होता है, स्पर्म एक बार प्रोड्यूस हो जाता है तो वो ट्रैवल करता है एपिडाइडमिस द्वारा, जो कि एक हमारी वेसिकल होती है, और वासा डिफरेंस तक जाता है। ठीक है, ये पहली हमारी वेसिकल है मेल्स की, और उसमें फिर वासा डिफरेंस तक जाता है। ये स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके वासा डिफरेंस तक जा रहा है, और वो फ्लूइड के साथ सेमिनल वेसल्स के द्वारा कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिलेगा और सीमेन को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सीमेन में जाके ये स्पर्म मिक्स हो जाएंगे। सीमेन क्या है? द सीमेन इज देन इजैकुलेटेड थ्रू द यूरेथ्रा एंड आउट ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो सीमेन जो भी बना है मेल के अंदर, जिसके अंदर सीमेन क्या है कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लूइड टाइप का है, उसके अंदर स्पर्म रहते हैं, वही इजैकुलेट होगा यूरेथ्रा द्वारा। जो भी पीनस के आगे यूरेथ्रा होगी, ये यूरेथ्रा द्वारा ही सिक्रीट होगा, और वो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होगा। ठीक है, नाउ ऑन टू द फीमेल सिस्टम। ठीक है, मेल का आपने देख लिया कौन कौन से उनके पार्ट्स थे, टेस्टीज, पीनस, वास डिफरेंस और सीमेन, और भी जो डिफरेंट थे वो आप पहले लिखेंगे, फिर उनके क्या क्या रोल है, क्या क्या वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कैसे कैसे सीमेन बन रहा है, कैसे इजैकुलेट होता है, वो आप लिख देंगे। तो एक डिफरेंस ये आपका हो जाएगा। अब फीमेल का देख लेते हैं। फीमेल, द फीमेल जेनाइटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स, यूरेटर्स, सर्विक्स एंड वजाइना एंड वल्वा। फीमेल के अंदर सबसे पहले 1 पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, ओवरीज 2 ओवरी पाई जाएंगी, 2 फिलोपियन ट्यूब्स होंगी, ये हमारी ओवरी होगी, यहाँ से फिलोपियन ट्यूब होगी, ये ओवरी है, ये फिलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ से यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस, नीचे यहाँ से जो ये लाइनिंग होगी ये सर्विक्स होगी, और नीचे वल्वा और वजाइना होगा। तो ये यूट्रस फीमेल जेनाइटल सिस्टम का पार्ट है। द ओवरीज प्रोड्यूस एग्स एंड हार्मोन सच एज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो ओवरी का काम क्या होता है कि एग को प्रोड्यूस करना, एग, और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि हार्मोन हमारा हो गया ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ओवरी जो हमारी 1 पेयर ऑफ ओवरीज हैं वो एग को प्रोड्यूस करेंगी, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को, हार्मोन को सिक्रीट करेगी, प्रोजेस्टेरोन को। During ovulation, an egg is released from the ovary and travels through the fallopian tubes towards the uterus. जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के दौरान हमारी ओवरी एक एग रिलीज़ करती है, और वो एग रिलीज़ होकर फिलोपियन ट्यूब द्वारा यूट्रस तक पहुंचता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर, द फर्टिलाइज्ड egg implant itself for the lining of the uterus where the development of the fetus occur। क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब इंटरकोर्स होगा, तो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिल के जाइगोट बनाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एग इम्प्लांट हो जाएगा खुद ही द्वारा, अपने ही द्वारा, यूट्रस के अंदर। ठीक है, यूट्रस की लाइनिंग के अंदर, और वही आगे जाके फीटस में बदलेगा। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। क्या है, जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म और एग मीट नहीं किए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, और वो लाइनिंग जो यूट्रस ने बनाई थी वो लाइनिंग शेड हो जाएगी, उसी द्वारा
मेंस्ट्रुएशन होता है, जो कि पीरियड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनका मेन डिफरेंस था। हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलोइंग टर्म्स कंप्लीट हुआ। आपको टिप्स याद रखनी है कि आप पार्टीशन में क्रिएट करके लिखेंगे तो आपको इजीली मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और नहीं भी आए तो थोड़ा बना के लिख के आइएगा, छोड़ के मत आइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको लिखना है, बनाना है, वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है और उसका स्ट्रक्चर क्या है एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे न्यूरॉन क्या है। अ न्यूरॉन इज अ स्पेशलाइज्ड सेल दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल टू द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है, एक स्पेशलाइज टाइप का सेल है जो क्या है इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल को हमारे नर्वस सिस्टम तक ट्रांसमिट करता है, नर्वस सिस्टम तक कोई भी सिग्नल्स को पहुंचाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है सिग्नल्स या केमिकल भी हो सकते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, एक टाइप का नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने के लिए स्पेशलाइज सिस्टम है, सेल है जो सिग्नल्स को नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन आर द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। जो मेन पार्ट होंगे हमारा न्यूरॉन का वो क्या है, सबसे पहले होगी सेल की बॉडी, जो कि आप देख सकते हैं इसमें, एक मिनट, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स जो ये है ये इसकी बॉडी हो जाएगी पूरी, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल होगा। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या है, एक हो गई हमारी सेल की बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। ये इसका डायग्राम है, आप देख लीजिए, ये आप वेल लेबल डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है, ये ऐसे इसकी ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके निकल रहे हैं इसको डेंड्राइट्स बोलेंगे। इनका फंक्शन क्या है वो मैं भी आपको समझाती हूँ आगे जाके। ये बीच में है एक, ये न्यूक्लियस है, ये पूरे सबको मिला के ये जो ये बंडल शीट टाइप में जा रही है ये एक्सॉन है। एक्सॉन के बाद ये टर्मिनल, ये लाइन जा रही है, ये एक्सॉन टर्मिनल होंगी। इनके बीच में माइलिन शीट होती है, कुछ टाइप के सेल होते हैं जिसको सचवान सेल बोलते हैं, और इनके बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। और ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये इनका वेल लेबल डायग्राम आप बनाएंगे। इनका फंक्शन क्या क्या है मैं अभी समझाती हूँ आपको। तो ये क्या है, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या है, बॉडी, ये इसकी बॉडी हो गई, एक्सॉन हो गया, एक्सॉन टर्मिनल हो गया, और ये डेंड्राइट्स। तो ये ईजिली आप बना सकते हैं। देख लेते हैं हम इनके फंक्शन। द सेल बॉडी ऑल्सो नोन एज स्ट्रोमा, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स दैट कीप द न्यूरॉन अलाइव एंड फंक्शनिंग। ये हमारी सेल बॉडी थी जो सोमा है, ये हमारी सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स बाहर के हैं, सेल बॉडी ये है हमारी, सोमा जो लिखा है, ठीक है। क्या है, ये क्या करती है, सोमा कंटेन्स द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स दैट कीप द न्यूरॉन अलाइव एंड फंक्शनिंग। ये सोमा क्या है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है और डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं जो इनको जिंदा रखती हैं ताकि ये डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर सकें। डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांचिंग एक्सटेंशन दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन और सेंसरी रिसेप्टर। क्या है, डेंड्राइट्स जो आपके ये ऐसे ब्रांचेस निकल रही थी वो डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या है, ये एक्सटेंशन की तरह होती हैं और ये डिफरेंट टाइप के और न्यूरॉन जो इसके पास पड़े होंगे उनसे सिग्नल रिसीव करती हैं और रिसेप्टर तक पहुंचाती हैं, ठीक है। दे एक्ट लाइक एंटीनाज फॉर द न्यूरॉन पिकिंग अप इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये क्या है, एक एंटीना की तरह काम करते हैं। जैसे एंटीना होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैच करता है और एनवायरनमेंट द्वारा और दूसरे जो भी उनका मालिक है या फिर जो भी दूसरा ब्रेन है जैसे हमारा उस तक पहुंचाता है। तो एंटीने की तरह काम कर रहे हैं ये। एक्सॉन, नेक्स्ट है हमारा एक्सॉन। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन दैट कैरीज नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स द न्यूरॉन और मसल्स। जो एक्सॉन था हमारा, ये जैसे ये ऐसे ऐसे टाइप में एक्सॉन बने थे ना हमारा, तो ये एक्सॉन है हमारा। एक्सॉन के बीच में माइलिन शीट भी होंगी और नोड ऑफ रेनवियर भी होंगी, है ना। तो ये एक सिलेंडर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो इम्पल्स को कैच करके बॉडी के द्वारा दूसरे न्यूरॉन तक, मसल्स तक लेके जाता है। इट कवर्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन शीट। ये जो हमारा एक्सॉन है ये एक
माइलिन शीट द्वारा, फैटी सब्सटेंस द्वारा कवर्ड होता है, जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, विच हेल्प दी टू इंसुलेट एंड स्पीड अप द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। जो माइलिन शीट का काम क्या होता है कि ये इंसुलेट कर सके और ट्रांसमिशन सिग्नल की स्पीड को बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एट द एंड ऑफ एक्सॉन एंड आर एक्सॉन टर्मिनल विच रिलीजेस केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द टाइनी गैप्स कॉल्ड साइनेप्सिस। क्या है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल जो आपके ये ब्रांचेस लास्ट में निकल रही थी और ये टर्मिनल टाइप के थे, तो ये एक्सॉन टर्मिनल था हमारा। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल का क्या होता है, ये रिलीज करता है कुछ केमिकल मैसेंजर को, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है, और इनके बीच में जो गैप होता है उनको साइनेप्सिस बोलते हैं, जो कैच करेंगी सिग्नल्स को और आगे ब्रेन तक पहुंचाएंगी। दीज न्यूरोट्रांसमीटर then bind to the receptor on the other neuron muscles और gland to the transmit the signal further। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं टर्मिनल पर, ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं रिसेप्टर से और डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन या मसल और ग्लैंड से, और सिग्नल को कैच करके डिफरेंट टाइप के सिग्नल को कैच करके कहाँ, ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो ये आपका इनके फंक्शन थे। At regular interval along to the axon we will find the Ranvier node of Ranvier। हम हर एक इंटरवल के बाद बीच में जो इनका गैप आ रहा है उसके बीच में क्या है, नोड ऑफ रनवियर पाए जाते हैं। These are the gaps in the myelin sheet where electrical impulses can jump from one node to the next, allowing for the फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। जो ये गैप है दोनों के बीच में, जो गैप बन रहा है, इन गैप के बीच में नोड ऑफ रनवियर पाई जाती है, जो कि माइलिन शीट के बीच में होती है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जंप कराने के लिए हेल्प करती है कि ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जंप करके इम्पल्स हो सके और जल्द से जल्द सिग्नल को आगे पहुँचाया जा सके। ठीक है, द सचवान सेल, नेक्स्ट था हमारा सचवान सेल, रैप अराउंड द एक्सॉन in the peripheral nervous system and produces myelin helping to speed up the signal। जो सचवान सेल होता है वो रैप होता है एक्सॉन द्वारा, मतलब एक्सॉन के अंदर ही उसके ऊपर परत सी चढ़ी होगी जिसको सचवान सेल बोलेंगे, जो कि पेरिफेरल एंड में होगा और प्रोड्यूस करेगा माइलिन को प्रोड्यूस भी सचवान सेल ही करते हैं, और ये हेल्प करेगा सिग्नल की ट्रांसमिशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए। सो दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सारे न्यूरॉन में यही स्ट्रक्चर पाया जाएगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन इन आवर नर्वस सिस्टम, ईच विद देयर ओन यूनिक शेप एंड फंक्शन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन पाए जाएंगे नर्वस सिस्टम के अंदर, जिनका खुद की एक डिफरेंट शेप होगी और उनका अपना अपना फंक्शन होगा। ठीक है, बट ऑल न्यूरॉन्स शेयर the basic structure of the cell body, dendrites, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। अगर उनकी डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर भी है तब भी उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा यही वाला सेम, कि उनके अंदर एक बॉडी होगी, डेंड्राइट्स होंगे, एक्सॉन होगा और एक्सॉन टर्मिनल होगा। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था जो आप बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव द फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल के अंदर यूरिनरी सिस्टम के फंक्शन को बताना है आपको। ठीक है, हेडिंग डालेंगे द फंक्शन ऑफ यूरिनरी सिस्टम इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, मैमल्स एनिमल्स के अंदर यूरिनरी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए पहले आपको यूरिनरी सिस्टम बताना पड़ेगा क्या है। द यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यूरिनरी सिस्टम का काम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर, या जो भी एनिमल है या कोई भी है, पूरा यूरिनरी सिस्टम यही काम करता है कि बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे उनको बॉडी से बाहर करने का काम यूरिनरी सिस्टम का होता है। दिस इंक्लूड्स यूरिया विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एज वेल एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। क्या है ये, क्या क्या बाहर निकालते हैं, जैसे कि एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर यूरिया हो, जैसे कि एनिमल का पढ़ना हम हमारी नहीं बोलेंगे, तो एनिमल के अंदर यूरिया होगा, उसको एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकालती है बॉडी से, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करके एक्सेस वाटर होगा बॉडी के अंदर, या सॉल्ट एक्सेस होगा, ज़्यादा सॉल्ट या ज़्यादा वाटर होगा तो उसको भी बाहर निकालेगी यूरिन के फॉर्म में। द किडनी आर द मेन ऑर्गन of the urinary system and they filter the blood to remove these waste product। जो यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या होता है, किडनी एक पेयर ऑफ किडनी होती हैं जो कि मेन ऑर्गन होती हैं यूरिनरी सिस्टम के। इनका काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करें ये और रिमूव करें वेस्ट को बाहर निकालें शरीर से।
द फिल्टर वेस्ट then travel down to the ureter and into the bladder where it stored until it be eliminated from the body through urethra। ये क्या है, किडनी से फिल्टर्ड होने के बाद यूरेटर में जाता है यूरिन, फिर यूरिन यूरेटर से जाएगा आपके ब्लैडर के अंदर। यूरिन ब्लैडर होता है, ये ऊपर यूरेटर होगा, यूरेटर से आएगा यूरिन ब्लैडर में। यूरिन ब्लैडर में जब तक स्टोर रहेगा जब तक आपको यूरिनेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी एनिमल्स को, और फिर ये यूरेथ्रा द्वारा निकल जाएगा, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में। बट दैट्स नॉट ऑल द यूरिनरी सिस्टम डज। बस यही नहीं है जो यूरिनरी सिस्टम कर रहा है कि ब्लड को फिल्टर किया और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड प्रेशर एंड मेंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करता है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है और जो आपके सोडियम पोटेशियम होंगे उनको भी बैलेंस करके रखेगा। The kidney releases hormones that help to regulate blood pressure by contracting और dilating vesicles। क्या है, किडनी कुछ टाइप के हार्मोन को भी रिलीज करती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके रखता है। कैसे रेगुलेट करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देगा वेसल्स को, मतलब सिकोड़ देगा, या डायलेट कर देगा। वेसल्स को सिकोड़ के और फैलाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। एंड दे ऑल्सो हेल्प टू रेगुलेट लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट इन दी बॉडी। ये इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करके रखते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनको रेगुलेट करके रखेगा, ज़्यादा ना हो कम ना हो। द यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द प्रॉपर pH इन दी बॉडी। बॉडी के अंदर प्रॉपर pH को बैलेंस करने का काम भी यूरिनरी सिस्टम का होता है। द किडनी हेल्प excrete excess acid or base from the body to keep our pH within the healthy range। किडनी का काम क्या है कि वो एक्सेस एसिड या बेस जो भी हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर बन रहा है, उसको ब्लड से प्योरीफाई करके बाहर निकाले और अपने pH को एक हेल्दी रेंज में बना के रखे। तो ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का, एनिमल्स के यूरिनरी सिस्टम का वर्क था। अगर एनिमल्स भी ना पूछे तो ह्यूमन का भी सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, वरना बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। जो अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इनमें से 2-4 क्वेश्चन तो आपको रिपीट होते मिलेंगे ही, क्योंकि 4-5 साल से रिपीट हो ही रहे हैं 1-2 क्वेश्चन तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आप एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट फील करूँगी। आप लोगों के कमेंट से मेरे को भी मन करता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।